गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं राजा राम मोहन राय जी का जो टॉपिक है वो आगे बढ़ाऊं। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के अग्रदूत थे। इनका जन्म 22 मई 1722 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम से बंगाल ब्राह्मण बैनर्जी परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रमाकांत राय तथा माताजी का नाम तारिणी देवी था। 15 वर्ष की आयु तक उन्होंने बांग्ला, अरबी, फारसी, हिंदी व संस्कृत भाषाओं ज्ञान हासिल कर लिया था। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया। उनका धर्म के प्रति एक ऐसा बौद्धिक, तार्किक एवं सार्वलौकिक दृष्टिकोण विकसित हुआ जिसमें मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, कर्मकांड आदि के लिए कोई जगह नहीं थी। 1814 में उन्होंने नौकरी छोड़कर धार्मिक और सत्य शोधन उद्देश्य से कोलकाता में रहना शुरू कर दिया। 15 नवंबर 1830 को वह मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के दूत के रूप में इंग्लैंड गए। उन्होंने दास प्रथा के विरोधी एवं शिक्षा के समर्थक लॉर्ड ब्राउघम से भी मित्रता कर ली। वे इंग्लैंड से फ्रांस गए, जहां बीमार पड़ गए और वह पुनः इंग्लैंड लौट आए तथा 20 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में उनका स्वर्गवास हो गया। राजा राम मोहन राय जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा। हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों पर कतिपय आधुनिक अतिक्रमण संबंधी संक्षिप्त टिप्पणियाँ 1822 में उनकी रचना प्रकाशित हुई। प्रेस एक्ट के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय एवं सम्राट को याचिका 1823। ईसाई जनता के नाम अंतिम अपील 1823। अंग्रेजी शिक्षा पर लॉर्ड एमहर्स्ट के नाम एक पत्र 1823। राजा राम मोहन राय जी के राजनीतिक विचारों की जब बात की जाए तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वायत्ता, समानता और न्याय में उनका अटल विश्वास था। वे प्रेस एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक थे। ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते और शासन के बने रहने के समर्थक थे। वे शक्तियों के पृथक्करण के समर्थक थे, यानी उनकी भी उस टाइम तक मान्यता को आज़ादी के प्रति ज़्यादा इतनी नहीं थी। वो चाहते थे ब्रिटिश शासन रहे, अंग्रेजी का प्रसार हो और हमारे देश का विकास हो, इस टाइप से उनके विचार थे। सामाजिक सुधारों की दृष्टि ज़्यादा, उनका राजनीतिक और आज़ादी के आंदोलन से इतना बड़ा योगदान नहीं जोड़ा जा सकता। बाकी कुछ अच्छी बातें उन्होंने कही और समाज सुधार के रूप में उनका स्त्रियों के उत्तराधिकार कानून की बात हो, विलियम बेंटिंक सती प्रथा जो निषेधक कानून और रोक पर जो कानून बनवाने उस उनका हाथ हो, तो इस तरह बातें राजा राम मोहन राय की एक प्रशंसनीय है कि अच्छे प्रयास किए। अब मैं उनकी समाज सुधार के रूप भूमिका का वर्णन करूँ। प्राचीन परंपराओं के अनुष्ठानों को उनका विरोध किया। मूर्ति पूजा विरोध किया क्योंकि हिंदू समाज के समस्त दोषों मूल कारण मूर्ति पूजा को मानते थे। वे भारत से सती प्रथा का उन्मूलन करने वाली प्रथम भारतीय थे। मैंने पहले कहा सती प्रथा के उन्मूलन में उनका विशेष योगदान था। 1829 में उन्होंने इसके संबंध में पुस्तक भी लिखी था। विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में सती प्रथा विरोध लेख लिखकर जनमत को इसके विरुद्ध तैयार किया। वे जाति प्रथा को हिंदू समाज का कलंक मानते थे और उसका घोर विरोध करते थे। ये उनके विचार थे कि जाति प्रथा जो है वो हिंदू समाज के लिए कलंक है। और अब भी ये हिंदू समाज के जो तारणहार हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों को मैं फिर भाइयों को बताना चाहता हूँ, प्लीज़ विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि जब तक आप इन संकीर्ण मानसिकताओं रहोगे, जातिवाद वाली बात से सभी हिंदुओं को अपना नहीं मानोगे, क्योंकि आप धर्म का नेतृत्व कर रहे हैं और धर्म के सहारे आप अपनी रोजी भी पाल रहे हैं। प्लीज़ आप सभी लोगों को हिंदू धर्म के अनुयायी मानते हुए उनसे व्यवहार करें और जाति प्रथा को गौण कर दें। विशेष रूप से मैं उन भाइयों से कह रहा हूँ जो अगली पंक्ति में खड़े हैं धर्म की रक्षार्थ। राजा राम मोहन राय जी के धार्मिक विचारों की बात की जाए तो राजा राम मोहन राय के धार्मिक व आध्यात्मिक विचारों का मूल आधार एवं ईश्वर में उनकी सच्ची आस्था थी। ये खास बात है। आध्यात्मिक विचारों का मूल आधार एवं ईश्वर में उनकी आस्था थी। उन्होंने सभी धर्मों में अच्छे सिद्धांतों को स्वीकार किया। उनके धार्मिक विचारों में धर्मांधता या कट्टरपन का स्थान नहीं था, होना नहीं चाहिए। धर्म व्यक्ति को एक अच्छे मार्ग दिखाने का
किसी में नहीं होना चाहिए। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, कट्टरता जहाँ भी हो वो गंदापन है। ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये चाहे ईसाई पारसी सिख कहीं भी हो। कट्टरता आदमी को क्या करती है, दूसरे धर्मों के प्रति अनादर सिखाती है। वो अच्छा किसी का भी नहीं है। वे धार्मिक सहिष्णुता को सर्वाधिक महत्व देते थे। राजा राममोहन राय ने अमूर्त परमात्मा की उपासना का प्रचार करने के उद्देश्य से 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनरल नॉलेज का भी है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राममोहन राय ने की। कब की? 1828 में की। और अमूर्त परमात्मा की उपासना करने, ये वो मूर्त रूप वो साकार वो नहीं मानते थे। वो कहते थे उनका कोई रूप नहीं है, उनको सिर्फ सीधा अध्यात्म से मूर्ति पूजा को हटाते हुए उनका उपासना पर जोर था। चलो अच्छी बात, उनके जो विचार थे सम्मान है उनका भी। राजा राममोहन राय की शिक्षा संबंधी विचारों पर जब मैं बात करूँ, राजा राममोहन राय पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पर आधारित पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के प्रशंसक एवं उत्साही समर्थक थे। बड़ी आस्था थी राजा राममोहन राय जी की इस मामले। देखो वो हमारे देश के बच्चों का भला चाहते थे कि शायद ये शिक्षा उनको आगे ली जाएगी, और कुछ हद तक मैं ये भी जोड़ूँगा, कुछ हद तक उनको ले गई। मैंने ये देखा कि जिन लोगों ने हमारी पुरातन भाषाओं को पढ़ा, वो लोग व्यवहार में उदार और अच्छा ही शो इतनी प्रदर्शित नहीं कर पाए। उन लोगों को जब धरातल पर उतारा तो वो लोग उतनी संकीर्ण मानसिकता में ढके हुए मिले। और जो अंग्रेजी या वेस्टर्न एजुकेशन से जो लोग थे वो उन चीज़ों से बाहर आए, उनके विचार थोड़े से बड़े मिले। ये इस मामले में हमारे जो भाषाओं के अध्ययन अध्यापन की पठन पाठन वाले लोगों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह के संस्कार उन लोगों में विकसित हुए। उन्होंने जो प्रदर्शन किया उसके अध्ययन किया तो वो अच्छा नहीं किया। वो जातिवाद से, अस्पृश्यता, छुआछूत से इस तरह से घर्षित होते चले गए। वो उचित नहीं है। संस्कार सीखें, भाषा कोई भी हो। भारतीय भाषाएं भी बहुत उत्कृष्ट हैं, विदेशी भाषाएं बहुत उत्कृष्ट हैं। जो हमारे बच्चों को अच्छी बात सिखा सके उन सब का सम्मान है। जो बच्चों के अंदर चाहे वो अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो, संस्कृत हो, यदि वो संकीर्णता पैदा करती है, यदि आप उसको एक तरह से समाज में नफरत पैदा करने का यंत्र बनाती है या उसके विचार पैदा करती है, तो वो इस तरह का, मैं उसे यंत्र इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा मानव जो गंदे विचारों से भरा हो, वो यंत्र नहीं, वो कुछ भी नहीं है, वो तुच्छ है, डस्ट है। मैं ये बताना चाहता हूँ और हर शिक्षित व्यक्ति को, भारत माता के बेटे अच्छा ही जाति और धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर आकर भारत माता, वो कहते हैं जापानीज, जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, यानी सिर्फ भारतीय। कई बार लोगों ने मुझे भी साक्षात्कार पूछा था आगे क्या लिखते हो भैया, कुछ नहीं तो भारतीय लिखता हूँ। यह आज से 25 साल पहले मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ। लोग चाहते हैं कि ये आगे क्या लिखता है, शर्मा लिखता है, वर्मा लिखता है, खान लिखता है और कर्मकार लिखता है या इन्वेंट जो भी लिखता है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे बच्चों से कि वो आगे वाले शब्दों को हटाने पर जोर दें और बड़े साफ सुथरे सभी आपस में मिल जाएं। इन बातों को नहीं पहचाने कि वो क्या है और पहचाने तो भी एक दूसरे से मिलें। उस नाम पर नफरत ना करें। कोई किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो जन्म से, हमें कोई दिक्कत नहीं, उसके विचार अच्छे हों। कहते हैं विचारों पर आधारित उसमें महानता होनी चाहिए। आज इन व्यक्तियों इसलिए हम पढ़ रहे हैं, ये कुछ अलग नहीं थे, कुछ अलग नहीं थे। ये कोई शारीरिक शक्ति में अलग नहीं थे, देवी शक्ति में अलग नहीं थे, आर्थिक शक्ति में अलग नहीं था। आज इनके विचार पढ़ रहे हैं। इनके विचारों से राष्ट्र और समाज को लाभ हुआ। ये आज भी राष्ट्र इनको नमन करता है, सर्व समाज। मैं कहता हूँ इन महानात्माओं को कौन नकार देगा। आगे मैं उनकी शिक्षा संबंधी बात को और आगे बढ़ाऊँ। मैं इसलिए कहा था वेस्टर्न एजुकेशन की जो बात की, पाश्चात्य शिक्षा की बात की, तो वो चाहते थे कि हमारे बच्चे थोड़े अंधविश्वासों से, रूढ़िवादियों से थोड़े ऊपर आएंगे और कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ा भी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। राय ने तत्कालीन शिक्षा की आलोचना करते हुए कहा था कि सरकार यदि भारतीयों को सेहत में शिक्षित बनाना चाहती है तो भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करे। ये भी था उनका मानना। वो को भारतीय भाषाओं क्या, बंगला की अपनी वहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा थी उसका सम्मान करते थे, ऐसी कोई बात नहीं। शिक्षा महत्व को स्वीकार करते उन्होंने शिक्षा प्रसार को अपने आंदोलन में शामिल किया। उन्होंने अपने शिक्षा संबंधी विचारों में सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का समर्थन किया। जब आर्थिक विचारों की बात की जाए तो राजा राममोहन राय ने प्राचीन भारतीय परंपरा एवं विधियों के आधार पर निजी संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया। उन्होंने संपत्ति के अधिकार व हिस्सेदारी में स्त्रियों के अधिकार का भी समर्थन किया। उन्होंने जमींदार प्रथा और स्थायी बंदोबस्त की नीति का विरोध किया। उनके अनुसार प्रशासनिक व्यय में कटौती द्वारा सरकार को होने वाली क्षतिपूर्ति में नियंत्रण पाया जा सकता है। वो ये भी चाहते थे कि प्रशासनिक खर्चों में कटौती की जाए। भारतीय राजनीतिक चिंतन को राय का जो योगदान है उसको अगर आंका जाए तो सबसे भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है राजा राममोहन राय जी को। भारत में संवैधानिक आंदोलन का जनक कहा जाता है। उनके द्वारा प्रतिवादी धार्मिक सहिष्णुता की भावना ने भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति व धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने अपने शैक्षणिक विचारों को प्रस्तुत करके भारतीय शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षा विकास में भी उनका बड़ा योगदान रहा, ऐसी वो बात नहीं राजा राममोहन राय जी का। और मैं ये जो इस वीडियो के माध्यम से राजा राममोहन राय की जीवनी, उनकी सब बातें बताया, सबको बताया कि ज़्यादा शिक्षित बने और सरकार भी शिक्षा के ढांचे को सरल करे, लोग शिक्षा लेने के लिए बड़ी सरलता से, ताकि आम आदमी को सुलभ हो जाए, आसानी से हो जाए, एक बवेला सा न खड़ा करे, लोग भय खाएं खर्चे से, समय से, अनेक नहीं। शिक्षा को बिल्कुल सरलता की तरफ बढ़ा दो कि आराम से आदमी शिक्षा ग्रहण करे, रुचि से करे और प्रेरित होकर करे, खुश होकर। धन्यवाद।